नमस्कार, मैं गार्गी लोहनी, प्रवक्ता हिंदी, आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जयंती, कक्षा 12 काव्यखंड के अंतर्गत फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल लेकर उपस्थित हूँ। बच्चों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि गज़ल शब्द का अर्थ क्या होता है। इसके दो अर्थ हैं। पहला, प्रिय से बातें करना, और दूसरा, हिरन जब शिकारियों के बीच फंस जाए तो उस समय उसकी आँखों की उदासी को गज़ल कहा जाता है। अब गज़ल की परिभाषा की यदि बात की जाए तो वो इस प्रकार से होगी। उर्दू कविता की बहुत सी विधाएं हैं, जिनमें सबसे लोकप्रिय विधा गज़ल है, जिसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं। गज़ल शेरों का समूह है और शेर में 2 लाइनें होती हैं, जिन्हें हम अभी पढ़ेंगे। अब हम प्रारंभ करते हैं फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल के पहले शेर से। प्रस्तुत जो शेर है फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित, वो इस प्रकार से है। नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। देखिए बच्चों, प्रस्तुत शेर में कवि फिराक ने प्रकृति का मनोहारी चित्रण किया है। प्रथमतः हम कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। नौरस का अर्थ है नव रस। गुंचे का अर्थ है कलियाँ, पंखड़ियाँ, पंखुड़ियाँ, नाजुक, कोमल, गिरहें, गांठें। रंगो बू, रंगो रंग और बू सुगंध। गुलशन बाग या बगीचा, पर पंख तोले फैलाकर। अब अर्थ देखते हैं इसका। फिराक कहते हैं कि नौरस गुंचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं। नौरस नए रस से भरपूर, गुंचे कलियों की पंखड़ियाँ, पंखुड़ियों की नाजुक कोमल गिरहें, गांठें खोले हैं, खुलने लगी हैं। कि नए रस से भरपूर कलियों की पंखुड़ियों की कोमल गांठें खुलने लगी हैं, अर्थात वे अब खिलने वाली हैं और खिलकर फूल बनने वाली हैं। और उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि या उड़ जाने को रंगो बू, कि अब तक रंग और बू सुगंध, रंग और गंध, अर्थात यहाँ पर बू का तात्पर्य सुगंध से लिया गया है, अर्थात जो अब तक रंग और गंध बंद थी, अब वह गुलशन में पर तोले हैं। अब वह इस बाग में उड़कर फैलने वाली है। ऐसा लगता है कि उनके रंग और खुशबू बाग में उड़ने के लिए, पर अपने पंखों से उड़ने के लिए पर तोले तोले फैला रहे हैं। उनके रंग और खुशबू बाग में उड़ने के लिए अपने पंख फैला रहे हों। कहने का आशय यह है कि कलियों के खिलने से उनके रंग और खुशबू बाग में फैल जाते हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। जर्रा जर्रा, इसका तात्पर्य है यहाँ पर कण कण, और शब का अर्थ है रात, रात्रि, सन्नाटा, सन्नाटे, खामोशी।
यहाँ फिराक गोरखपुरी रात के समय टिमटिमाते हुए तारों को देखते हैं और उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि जब रात में चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, अर्थात जर्रा जर्रा सोए हैं। इस धरती का कण कण जब सोया हुआ है, चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, तो इस स्थिति में तारे आंखें झपकावे हैं, तारे भी अपनी पलकें झपका रहे हैं, अर्थात तारों का टिमटिमाना कवि को पलक झपकाना लगता है। और वे कहते हैं कि तुम भी सुनो हो यारो, तुम भी सुनो मित्रों, कि शब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। इस रात के सन्नाटे में खामोशी भी कुछ बोलती हुई सी लगती है। तुम भी सुनो, आप भी इसे सुनने का प्रयत्न करो। इस प्रकार से प्रस्तुत शेर में तारों का मानवीकरण कर दिया गया है, अर्थात तारों को पलकें झपकाते हुए दिखाया गया है। सन्नाटे कुछ बोले हैं, और सन्नाटे का बोलना इस पंक्ति में यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अब अगले शेर की तरफ हम बढ़ते हैं। हम हों या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। प्रस्तुत शेर में कवि खुद को और अपनी किस्मत दोनों को एक सा बता रहा है कि दोनों का कार्य क्या है। तो इसे हम देखते हैं। हम हो या किस्मत हो हमारी, दोनों को एक ही काम मिला। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं। कवि कह रहा है कि मैं और मेरी किस्मत दोनों एक सी हैं, दोनों ही अंधकार में डूबी हुई हैं। दोनों को एक ही काम मिला, दोनों को एक ही काम मिला हुआ है, और वह काम है रोने का। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रोले हैं, अर्थात किस्मत शायर पर रोती है और शायर अपनी किस्मत पर रोता है। दोनों ही अपना अपना दर्द दुनिया से छिपाकर एक दूसरे पर अफसोस कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शायर का अपनी किस्मत पर रोना शायर के असीम दर्द को अभिव्यक्त कर रहा है। प्रस्तुत शेर में उर्दू शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और इस प्रकार से हम अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। पर्दा रहस्य, जिसका अर्थ है रहस्य। प्रस्तुत शेर में शायर निंदा करने वालों को आड़े हाथ लेकर उन पर व्यंग कस रहा है और कहता है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वे इतना सोच सकें कि जो मेरी बुराई करके मुझे बदनाम करते हैं, उन्हें इतना तो सोचना चाहिए कि मेरी बुराई करके तो वे मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं, कि मेरी बुराई करके तो वे खुद बदनाम हो रहे हैं। तात्पर्य यह है कि निंदा करने वाले सोचते हैं कि वे रहस्य, पर्दा रहस्य, कि वे कवि के रहस्य को खोलकर उसे बदनाम करेंगे, परंतु वह यह नहीं जानते
कि दूसरों को बदनाम करने वाले दुनिया को अपना पर्दा, अपना ही रहस्य खोलकर दिखा देते हैं, अर्थात अपनी अपनी वास्तविकता वह दुनिया को दिखा देते हैं और इससे उनका अपना ही नुकसान अधिक होता है। अर्थात निंदा करने वाला व्यक्ति खुद की बुराई को ही दुनिया के सामने ले आता है। अगले काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं, अगले शेर की तरफ। देखिए, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब देखिए, प्रस्तुत शेर में शायर अपनी प्रिया को याद करते हुए कह रहा है कि ये कीमत भी अदा करे हैं, कीमत मूल्य, हम बदुरुस्ती ए होशो हवास का अर्थ है पूरे विवेक के साथ। कवि कह रहा है कि हे प्रिया, मैं तुमसे दूर हूँ और तुमसे बिछोह का, तुमसे बिछड़ने का कीमत मूल्य भी मैं बदुरुस्ती ए होशो हवास, पूरे विवेक के साथ अदा कर रहा हूँ, अर्थात चुका रहा हूँ। जो आंसू कवि प्रिया के दुख के विरह में बहा रहा है, उससे प्रेम करने की, उससे बिछोह की, बिछुड़ने की ही यह कीमत है जिसे वह अदा कर रहा है, चुका रहा है। तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। अब शायर आगे कहता है, यह तो कुछ भी नहीं है, तेरा सौदा करने वाले, अर्थात तुझसे प्रेम करने वाले तो दीवाना, दीवाने अर्थात पागल भी हो जाया करते हैं। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। तेरे गम का पासे अदब है, पासे अदब का अर्थ है सम्मान, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। अब देखिए, यह शायर अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि हे प्रिय, तुमसे बिछुड़ने का मुझे अत्यधिक दुख है, किंतु मैं तुम्हारे दिए इस दुख, गम दुख, तुम्हारे दिए इस दुख के दर्द का पासे अदब, सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है और मुझे दुनिया की परवाह भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं, और इसीलिए मैं सबसे छुपकर इस दर्द को सहता हूँ और चुपचाप अकेले में तुम्हें याद करके रो लेता हूँ। अर्थात अपने प्रिय से बिछोह के दुख को शायर औरों के सामने जताकर अपनी मोहब्बत का मजाक नहीं बनवाना चाहता। अगला शेर। फितरत का कायम है तवाज़ुन, आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। अब शायर कहता है कि आलमे हुस्नो इश्क, अर्थात हुस्न का अर्थ हो गया सौंदर्य, इश्क प्रेम, आलम दुनिया, फितरत का अर्थ है स्वभाव या प्रकृति, कायम का अर्थ है स्थापित, तवाजुन का अर्थ है संतुलन, और आलम दुनिया या संसार। शायर कह रहा है कि हुस्न अर्थात सौंदर्य और प्रेम की आलम दुनिया में सदा एक तवाजुन, संतुलन कायम रहता है, संतुलन बना रहता है, और
यह संतुलन वही उसकी विशेषता है। और यह संतुलन कैसे आता है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कि इस प्रेम और सुंदरता की दुनिया में जितना अपने आप को, खुद को, अपने आप को जितना अपने आप को खोते हैं उतना ही पाते जाते हैं। अर्थात हुस्न और प्रेम की दुनिया में एक ऐसा संतुलन बना रहता है। और यह संतुलन क्या है? देखिए, इसमें व्यक्ति जितना खुद को खोता है, जितना खुद को समर्पित करता है, उसको उतना ही पाते हैं, वह बदले में उतना ही प्रेम पाता है। तात्पर्य यह है कि प्रेम के प्रति व्यक्ति जितना समर्पित होता है वह उसे उतना ही प्राप्त कर लेता है। प्रेम के प्रति समर्पण ही प्रेम को पाना होता है। अगला शेर, आबो ताब अशआर न पूछो तुम भी आंखें रखो हो। ये जगमग बैतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। अब देखिए, आबो ताब अशआर न पूछो। देखिए, आबो ताब का अर्थ है चमक दमक। अशआर शेर को, इसका तात्पर्य शेर को उर्दू में हम एक से ज़्यादा होने पर अशआर कहते हैं। जो शेर होता है जब वह एक से ज़्यादा होता है तो उसे उर्दू में अशआर कहा जाता है। आंखें रखना अर्थात पूरी समझ रखना। बैतों अर्थात एक से अधिक शेर को बैतों कहा जाता है। मोती कहा गया है यहाँ पर आंसू को। अब इसका अर्थ देखते हैं। शायर कहता है, शायर अपने पाठकों से कहता है, जो गज़ल सुनते हैं, गज़ल सुनने वालों से कहता है कि तुम्हें जो अशआर की आबोताब चमक दमक अर्थात जगमग दिखाई दे रही है, तुम भी आंखें रखो हो। तुम उसे ध्यान से समझो, क्योंकि तुम भी तो आंखें रखो अर्थात तुम भी तो समझ रखते हो। तुम्हें यह बात समझ आ जाएगी कि यह जगमग, यह चमक दमक आबोताब जो तुम मेरे अशआर में देख रहे हो, वह बैतों, ये जगमग बैतों अर्थात शेरों की दमक है। कि यह जगमग जो तुम देख रहे हो, क्या वह शेरों की दमक है या फिर हम मोती रोले हैं, मोती आंसू, या फिर मेरी आँख से गिरते हुए आंसू हैं। अर्थात शायर कहता है कि वे उसके अशआर के मर्म को समझें और उसके विरह के दुख को महसूस करें। कि अपनी प्रेमिका के विरह में उसकी आँखों से जो आंसू निकल रहे हैं, वे ही भाव अभिव्यक्ति के रूप में यहाँ गज़ल बन गई है। तो कवि कह रहे हैं कि इस दुख को भी वे समझें। तात्पर्य यह है कि शायर यह कहना चाहता है कि शायरी में सिर्फ सौंदर्य ही नहीं होता, उसमें भाव भी होते हैं। इसलिए गज़ल सुनने वालों को उसकी सुंदरता ही नहीं, उसके भावों को भी समझना चाहिए। अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मैं तू याद आए है अंजुमने मय मैं रिंदों को, रात गए गर्दों पे फरिश्ते बाबे गुनाह जग खोले हैं। अब देखिए, अंजुमन का अर्थ होता है महफिल, मय का अर्थ है शराब,
रिंदों को रिंदे कहा जाता है शराबियों को। और इसी प्रकार से जो बाबे गुनाह है, बाबे कहा जाता है दरवाजे को, गुनाह हो गया पाप, फरिश्ते देवदूत और गर्दू आसमान पर, इसका अर्थ है। अब देखते हैं हम प्रस्तुत शेर का क्या अर्थ है। देखिए, प्रस्तुत शेर के यहाँ पर दो अर्थ हैं। प्रथम अर्थ इस प्रकार से होगा, शायर कहता है कि ऐसे में तू याद आए है अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनह जग खोले हैं। कि जब रात गहराती है तो अंजुमने मय शराब की महफिल में रिंदों को, शराबियों को तू याद आए है, तू याद आता है, तू यानी ईश्वर। और उस समय रात गए, रात में आसमान में बैठे फरिश्ते या देवदूत, बाबे गुनाह दुनिया जग संसार, दुनिया के गुनाहों का हिसाब किताब खोले हैं, कर रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे कर्मों का आसमान पर लेखा जोखा होता है, अर्थात हमारे कर्मों को फरिश्ते आसमान पर बैठे हुए देख रहे होते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार से होगा, कवि अपनी प्रेमिका से कह रहा है कि जब रात गहराती है, घनी हो जाती है और आसमान में गर्दू, आसमान में फरिश्ते देवदूत जग इस दुनिया के बाबे गुनाह पापों का, इस दुनिया के पापों का, गुनाहों का लेखा जोखा कर रहे होते हैं, तब मैं अंजुमने मय, तब मैं मय खाने में, शराब की महफिल में तुम्हें याद करते हुए, ऐसे में तू याद आए है, तुम्हें याद करते हुए तुम्हारे गम को भुलाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। अब अंतिम शेर की तरफ हम बढ़ते हैं, जिसमें शायर फिराक ने अपनी गज़लों की प्रशंसा की है। देखिए, सदके फिराक, सदके बलिहारी जाना, कुर्बान हो जाना, ए जाजे सुखन का अर्थ है कविता का सौंदर्य। कैसे उड़ा ली ये आवाज़ इन गज़लों के पर्दों में, तो मीर की गज़लें बोले हैं। देखिए, यह शेर फिराक ने अपनी आत्म प्रशंसा करते हुए लिखा है, अर्थात फिराक ने खुद की गज़लों की प्रशंसा की है और उनकी समानता मीर की गज़लों के साथ की है, क्योंकि फिराक मीर से बहुत अधिक प्रभावित थे और उनकी गज़लों में भी उनका प्रभाव दिखाई देता है। तो इस प्रकार से फिराक अपनी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि सदके फिराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा ली ये आवाज़। अपनी तारीफ़ करते हुए वे कहते हैं कि अपनी ही बेहतरीन शायरी पर वे सदके कुर्बान जाते हैं। शायर खुद की तारीफ़ करते हुए कह रहा है कि कैसे उड़ा ली ये आवाज़, कि उसने यह शैली कहाँ से अपना ली है, और वह जानता है कि यह शैली मीर की गज़लें, मीर की शैली है, जो फिराक की इन गज़लों के पर्दों में, जो फिराक की गज़लों में भी दिखाई दे रही है। अर्थात उसकी शैली पर मीर की शैली का प्रभाव है, और मीर को हम दर्द का शायर भी कहते हैं। तो शायर फिराक ने मीर की गज़लों का प्रभाव अपनी गज़लों पर स्वीकार किया है।
तो इस प्रकार से फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित गज़ल यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आ गई होंगी। धन्यवाद।